डॉक्टर साहब का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। इनकी ये चेतना यात्रा 18वीं चेतना यात्रा पे अभी हमारे पास आए हुए हैं और ये अपनी चेतना यात्रा के बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार। भिवानी के मीडिया प्रमुख प्रदीप भाई, आपका आभार कि आपने मेरे को 18वीं चेतना यात्रा के स्वागत में ये कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए, यात्रा तो हमने शुरू की थी जब कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का कानून बना था। केबल टीवी व्यवसाय को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने 12 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई थी। मैं भी उस टास्क फोर्स का एक सदस्य रहा हूं। तो तब कंडीशनल एक्सेस सिस्टम कानून बनाया गया था, अधिसूचना जारी हो गई थी। उस कानून के बारे में देश भर के केबल टीवी व्यवसायियों को जानकारी देने के लिए मैंने यात्रा शुरुआत की थी। उसके बाद कंडीशनल एक्सेस सिस्टम कानून लागू नहीं हो पाया। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम की जगह डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम पर काम शुरू हो गया। हर साल बदलाव आते रहे, कानूनी रूप से भी बदलाव आते रहे, टेक्नोलॉजिकल रूप से भी बदलाव आते गए और मेरी यात्रा चलती रही। उसके बाद डीटीएच आ गया। पहले डीटीएच नहीं हुआ करता था। 2004 में डीटीएच आ गया, जबकि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम 2003 में अधिसूचना जारी हुई थी। लेकिन डीटीएच भी अकेला नहीं रहा। डीटीएच के बाद डिजिटल एड्रेसेबल कानून बन गया। कानून बनने के बाद फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। उसके बाद न्यू टैरिफ ऑर्डर लागू होने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। फिर अब तब से चलते चलते अब न्यू टैरिफ ऑर्डर NTO 2 पर काम चल रहा है। तब से लगातार मेरी यात्रा हर साल जारी है और सितंबर अक्टूबर में मैं हर साल पूरे देश की यात्रा करता हूं। जो भी मीडिया के अंश हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से मिलने के लिए, उन सबको टेक्नोलॉजिकल और कानून दोनों के प्रति जागरूक करने के लिए मैं यात्रा क्या करता हूं। ये जो कोरोना काल गया है, ये पूरे 2 साल हमारे बहुत ही हमारे क्या पूरी दुनिया में संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अच्छे नहीं गए। और ऐसे में हमारे इस कोरोना के बीच में हमारे कई साथी हमसे बिछड़ गए। इस सब के बावजूद 18वीं चेतना यात्रा हमने शुरू की है और इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। सभी लोगों को उनकी कुशल क्षेम पूछनी है, सब लोग उनके परिवारों से मिलना है और साथ में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में और जिस तरीके से कानून में भी भारी बदलाव आए हैं, और इसके साथ साथ जो दर्शक वर्ग है, जो उपभोक्ता हैं, उनकी सोच में भी काफ़ी बदलाव आया है। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से पूरी तरह से पूरा शिक्षा तंत्र जो है वो ऑनलाइन चला गया, तो उस करके देखते हुए बहुत बड़े बदलाव इस पूरे के पूरे समाज में आए हैं। तो आज उसको देखते हुए काफ़ी कुछ चूल-मूल पूरा का पूरा बदल गया है और दर्शकों के और यानी उपभोक्ताओं के और जो मीडिया के जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित हो। तो उसी को लेकर मैं देश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए निकला हूँ। ये 18वीं चेतना यात्रा है। इसमें हमारी कोशिश ये है कि ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया यानी इंटरनेट, OTT, IPTV, इन सभी टेक्नोलॉजी को लेकर सब में जागरूकता लाने के लिए, ये क्योंकि कन्वर्ज हो रहा है पूरा का पूरा, ये कन्वर्जेंस का पड़ाव है। इसमें और क्या क्या टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, क्या क्या सुविधाएं आगे आएंगी, क्या क्या और देखने के लिए मिलेगा और उस सब में हम लोगों की भूमिका क्या रहेगी, इस सब के बारे में मैं निकला हूँ यात्रा को लेकर। और इसीलिए आज मैं भिवानी पहुँचा हूँ। भिवानी में जो
प्रदीप चौहान जी हैं, उन्होंने आपसे बात करने का मुझे अवसर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, कोरोना काल के बाद जिस तरह आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सी नई टेक्नोलॉजी चीज़ें आई हैं, किस प्रकार जो आपने टीवी उपभोक्ता किस प्रकार आप इसमें देख रहे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी तो समय की आवश्यकता है। अब टेक्नोलॉजी को अगर जो बात करें तो आज पहले सिर्फ एक दूरदर्शन हुआ करता था और उस पर कभी वीकली एक पिक्चर आया करती थी या रंगोली या उस तरीके का एक चित्रहार आता था छोटे छोटे, उसको भी देखने के लिए लोग टाइम निकालते थे और उस पर पूरा का पूरा, कभी कभी जब चुनाव आया करते थे तो फिल्मों के भी बाहर आ जाती थी और लोग उसको भी खूब देखते थे। लेकिन जिस तरीके से जब से मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगमन हुआ, तब से दूरदर्शन अपने आप में सिमटता चला गया और वो अपने आप में उतना संघर्ष नहीं कर पाया। उसके साथ साथ नहीं चला, काफ़ी बदलाव बाद में किया, लेकिन कुकरमुखते की तरह से उगते हुए नंबर ऑफ चैनल जो हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जितने भी सैटेलाइट चैनल हैं, ये आज 800-900 चैनलों से अधिक भारत में प्रचलन में है। नॉट जनरल एंटरटेनमेंट के साथ साथ हर सब्जेक्ट पे चैनल उपलब्ध हैं। म्यूजिक के चैनल अलग हैं, ट्रैवलिंग के चैनल अलग हैं, स्पोर्ट्स के चैनल अलग हैं। इसके साथ साथ समाचार चैनलों के सैकड़ों चैनल उपलब्ध हैं और इस सब से भी आगे निकलकर यूट्यूब के चैनलों की भी कोई कमी नहीं है। पहले प्रोडक्शन हाउसेस हुआ करते थे गिने चुने, आज तो ये है कि हर शहर में जिसको देखे, जिसके हाथ में भी मोबाइल है, वही उसके पास प्रोडक्शन हाउस है, वही कंटेंट निर्माता है और कंटेंट पूरी दुनिया का किसने कहाँ से डाला उसका भी नहीं पता लगता। और आज कंटेंट एक ही दिन में न जाने कितना पॉपुलर हो जाता है। और लेकिन ये सब कुछ जिस तरीके से तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें साधन है, सुविधाएं हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमारे को कई खतरे भी नज़र आ रहे हैं। मैं उन खतरों के साथ की तरफ आपका ध्यान चाहूँगा, जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आने वाले टाइम में इनसे सावधान भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सुविधा तो आपको मिल गई है। आपके हाथ में टेलीफोन है। पहले एक टेलीफोन बुक करके कई सालों इंतज़ार करना पड़ता था। आज आपके हाथों में एक नहीं कई टेलीफोन आपके हाथ में हैं। आज यहाँ से आपने बटन दबाया, दुनिया की दूरी एक उंगली की दबाने जितनी बार दूर रह गई है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ठीक है, कोरोना काल के दरमियान में जब और कोई साधन नहीं रहे तो पढ़ाने के लिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। वो एक मजबूरी थी, जब कहीं बच्चा आ जा नहीं सकता था तो उस बच्चों का सत्र ना खराब हो, उनको मोबाइल पर, उनको लैपटॉप पर, उनको कंप्यूटर पर शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन जिस तरीके से खेलने के लिए टेलीफोन या टैब वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत ख़तरनाक है। इस पे सब कुछ है, अच्छी चीज़ भी है, बुरी भी चीज़ है। लेकिन अगर जो माएँ अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए मोबाइल देती हैं कि बच्चा खेल रहा है, उसका टाइम कट रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बच्चे के ब्रेन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आंखें तो प्रभावित हो ही रही हैं, आंखों के साथ साथ उसकी ब्रेन की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत भयानक हो रही है और उससे उसको जो शारीरिक विकृतियाँ आएंगी वो बड़ी खतरनाक आएंगी। इस चीज़ से सबको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। जितनी सहूलियत मिली है उन सहूलियत को देखते हुए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इसके किस रूप में आप इसको इस्तेमाल करते हो, इसमें तो सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन कैसे आप इसको देखते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। केबल टीवी में कम से कम इतना था कि उसमें कोई अश्लील, कोई उस तरीके का सामग्री उपलब्ध नहीं थी, नियंत्रण था। आज जिस तरीके से ये सब कुछ ओपन हो गया है, ब्रॉडबैंड पे जिस तरीके से पूरी दुनिया इस पर अपलोड कर रही है, न जाने कौन कहाँ से क्या अपलोड कर दे। आप सावधान रहें, परिवार सावधान रहें, और मैं तो चाहता हूं कि जितने भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं
वो एक इसको विशेष अभियान के रूप में लें और बच्चों को, परिवार को, उनके माँ बाप को जागरूक करें कि आप इसकी लिमिट बनाएं। इसके लिए जिस तरीके से आप सोमवार का व्रत रखते हो, मंगलवार का व्रत रखते हो, करवा चौथ का व्रत रखते हो, इस तरह से भी कोई अभियान चलाएं कि कभी 5 दिन के लिए, कभी हफ्ता भर के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से दूर रहें। जितना जल्दी आप इसकी व्यवस्था कर लेंगे, ये आपको सिगरेट पीने से भी ज़्यादा खतरनाक है, ये शराब पीने से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ आपके साथ जुड़ गई है। तो नियंत्रण आपको करना है, समाज को करना है, माँ बाप को करना है, परिवार को करना है, ये आपने सोचना है। लेकिन मैं चाहता हूँ सभी जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो जनमानस को, पूरे समुदाय को, समाज को इसके लिए प्रेरित करें। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, जब यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक जाएगी, कितने किलोमीटर तक हुई, किस प्रकार का? ये 18वीं चेतना यात्रा है। इसको 10 सितंबर से आरंभ किया गया और ये 20 अक्टूबर तक अभी पूरे देश का भ्रमण करेगी। ये दिल्ली से आरंभ होकर हरियाणा, पंजाब, J&K, हिमाचल होते हुए कन्याकुमारी तक जाएगी। ये फिर आकर दीपावली से पहले 20 अक्टूबर को दिल्ली में संपन्न होगी। और इस बार की यात्रा में हम जगह जगह से आपसे जुड़ेंगे। आज हम हरियाणा में भिवानी से आपसे मुखातिब हैं। इसके बाद हम इसी तरीके से हर शहर में, हर जगह आपसे मिलेंगे। लेकिन मैं फिर यही बात कहना चाहूँगा कि ये जो सारी सुविधाएं आपको मिली हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी बन सकती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।